ठीक आहे. रोल्स लॉ. तो आजचे आपले टॉपिक्स जे आपण आजच्या लेक्चर मध्ये शिकणार आहे ते शिकणार आहे कोणचा लॉ सांगा एक एक टॉपिक. रोल्स लॉ. ठीक आहे. दुसरा ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक आहे. आणि तिसरा बँटॉप फॅक्टर. बँटॉप फॅक्टर लिहून घ्यायचं हे टॉपिक. बँटॉप फॅक्टर आणि त्याचे एक्सप्रेशन. बँटॉप फॅक्टर आणि रिलेशन. काय रिलेशन होतं? अल्फा इज इक्वल्स टू आय मायनस 1 अपॉन एन डॅश मायनस 1 हे रिलेशन. आजच्या टॉपिक मध्ये आपण हे शिकणार आहे. इट इज द डे 3. डे 3 ऑफ सोल्यूशन अँड कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है. सो आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें हम देखेंगे 4 टॉपिक आज हम यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे रोल्स लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, बँटॉप फैक्टर एंड अल्फा. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है. तो ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में देखेंगे. शुरुआत करते हैं सबसे पहले रोल्स लॉ. कल हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या रहता है? सिग्मा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा. अब मैं एक सॉल्यूशन कंसीडर करता हूं जिसमें 2 कंपोनेंट है. एक कंपोनेंट है ए जिसका नाम है पेट्रोल और दूसरा कंपोनेंट है बी जिसका नाम है ऑयल. ऑयल नहीं, अब हम इसमें पेट्रोल में केरोसिन डालते हैं. ठीक है. क्या डालते हैं? केरोसिन. बराबर. तो पेट्रोल भी उड़ेगा और केरोसिन भी थोड़ा बहुत उड़ेगा. कौन ज्यादा उड़ेगा? पेट्रोल. पेट्रोल ज्यादा उड़ेगा. पेट्रोल क्यों ज्यादा उड़ेगा? क्योंकि प्योर स्टेट में, समझो मैंने देखो 1 लीटर पेट्रोल लिया, 1 लीटर केरोसिन लिया, दोनों कैसे लिए? सेम. अब दोनों अगर सेम लिए, दोनों कैसे लिए? सेम. तो दोनों अगर सेम लिए तो कौन है? दोनों 1-1 लीटर है, तो कौन ज्यादा उड़ेगा? पेट्रोल की केरोसिन? पेट्रोल. क्यों? क्योंकि प्योर स्टेट में उसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू कैसी है? ज्यादा. और इसीलिए मैं क्या कहूं, सॉल्यूशन में जो उसका वेपर प्रेशर रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे पी. ठीक है. क्या है ये? पी है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन. ठीक है. और ये ज्यादा कब रहेगा? जब प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कैसे रहेगा? ज्यादा. क्लियर है यहां तक? समझ गए सब? अब उसके बाद अभी हमने क्या किया, ये एक हो गया. दूसरी चीज, अभी मैं अगर कहूं, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं. यहाँ पे मैंने पेट्रोल लिया और एक दूसरा सब्सटेंस लिया, जो भी है उसका नाम समझो, इसका नाम ए है, दूसरे सब्सटेंस है बी. इसका भी वेपर प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर और इसका भी वेपर प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर. दोनों का वेपर प्रेशर लगभग सेम है, सेम ही है समझो. अब हमने पेट्रोल लिया 1 लीटर और दूसरा सब्सटेंस लिया 4 लीटर. तो बताओ कौन ज्यादा उड़ेगा? पेट्रोल की दूसरा सब्सटेंस. दोनों की उड़ने की टेंडेंसी कैसी है? सेम. दोनों की उड़ने की टेंडेंसी कैसी है? सेम. तो बताओ कौन ज्यादा उड़ेगा? जो ज्यादा रहेगा वो ज्यादा उड़ेगा कि जो कम है वो ज्यादा उड़ेगा? दोनों की उड़ने की टेंडेंसी कैसी है? सेम. तो बताओ कौन ज्यादा उड़ेगा? जो ज्यादा है. कौन ज्यादा है? बी. बी ज्यादा है मतलब क्या? मैं कहता हूं इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4. 1 2 से रिप्रेजेंट कर दी, इसको 1 से और इसको 2 से. तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 4 है. तो कौन ज्यादा उड़ेगा? ए की बी? बी जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है. नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे मिलता है हमें कौन सा फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन. तो N2 अपॉन N1 प्लस N2. दिस इज व्हाट? X2. व्हाट इज X2? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. बराबर. सेकंड. सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्यूट नहीं, इसलिए मैं ए और बी ले रहा हूं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. तो partial vapor pressure of A is directly proportional to the pure vapor pressure. अब दूसरी बात,
इसका ए का वेपर प्रेशर कम है कि ज्यादा है? सेकंड कंडीशन में इसका 1 मोल लिया, इसके 4 मोल लिए, तो ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कम है कि ज्यादा है? कम है। क्यों? क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन कैसा है? कम। बराबर? अरे समझे क्या? इसका मोल फ्रैक्शन कम, इसका मोल फ्रैक्शन कम तो उसका वेपर प्रेशर भी कम, उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा। और इसीलिए मैं क्या कहूं, जैसे जैसे उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, बराबर, तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। समझो मैंने अभी क्या क्या बोला, ये बराबर नहीं है, 4 लीटर दूसरे को डाला, मैंने अभी 5 लीटर इसमें ऐड कर दिया, तो ये कितने लीटर हो गया? 6। बराबर? अब किसका, दोनों का वेपर प्रेशर कैसा है इससे? अब कौन ज्यादा उड़ेगा, 6 लीटर वाला कि 4 लीटर वाला? 6 लीटर। 6 लीटर इसके ये बढ़ गए, जिसकी वजह से उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। और इसीलिए मैं क्या कहूं, partial vapor pressure of A in a solution is directly proportional to the mole fraction of A in the solution. और ये दोनों एक दूसरे को कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट प्रोवाइडेड दैट एक बार ये कांस्टेंट रहेगा तो एक बार ये कांस्टेंट। पहले केस में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम लिए थे, तब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरे केस में इसको सेम लिया था तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसीलिए मैं क्या कहूं, PA इज, समझो इसी को मैं कांस्टेंट लिख दूं तो PA इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या था? दोनों के मोल फ्रैक्शन। तो मैं मोल फ्रैक्शन अगर इसको लिखूं और ये PA0, और इसीलिए मेरे पास ये रिलेशन मिलेगा, PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलूं मैं? पार्शियल, और दोनों वोलाटाइल है, दोनों पेट्रोल जैसे, मतलब दोनों वोलाटाइल है, ठीक है? तो partial vapor pressure of any volatile component in the solution. Once more, क्या है ये? Partial vapor pressure of any volatile component in the solution is the product of, product मतलब multiplication, product of vapor pressure of that component in which state? Pure state, into mole fraction of that component in a solution. Mole fraction of that component in a solution. This is called which law? Rolle's law. For the solution containing which solute? Volatile solute. कल का किसके लिए था? Non volatile solute. ये किसके लिए है? Volatile solute. Do you understand? तो ध्यान में रखेंगे, अभी हम पूरा डिटेल में लिख लेंगे. That is the Rolle's law. Rolle's law for solution containing volatile solute. ठीक है? volatile solute. देखो स्टेटमेंट नहीं बन रहा तो चलता, अपन बना के लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इसको बोलता PA is equals to PA0 into XA. What is PA? Partial vapor pressure. Partial vapor pressure of any volatile component, any volatile component A in solution is equal to PA0 vapor pressure of that component, वही component, vapor pressure of that component, that is A, in which state? Pure state. Vapor pressure of that component in a pure state. और ये क्या है? XA is the mole fraction of that component in solution. Mole fraction of that component in solution. ठीक है? तो ध्यान में रखेंगे, PA is equals to PA0 into XA, that is mole fraction of that component in solution. ठीक है? So this is the partial vapor pressure of any volatile component in solution, that is equals to PA0 into XA. PA0 is the vapor pressure of that component in pure state. कौन सी state? Pure state. इंग्रेजी में हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखना है? यही बोलना है क्या? Partial, बोलो सब बोलेंगे, partial
pressure of any volatile component in solution is equal to the, ये multiplication को क्या बोलते हैं, product of क्या, vapor pressure of that component in pure state and mole fraction of that component in solution. हो गया. तो जैसे इसके लिए है वैसे ही किसके लिए आएगा, Pb, second component Pb is equals to Pb0 into Xb. और वहां पे जो सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम ऐसे डिनोट करेंगे Pt, एंड दिस Pt इज इक्वल्स टू Pa प्लस Pb, Pa प्लस Pb, where this Pt is equals to Pa. Pa का फार्मूला अभी हमने लिखा क्या है, Pa0 into Xn, और इसका फार्मूला Pb0 into Xb. We get this is the Pt, this is the formula for total vapor pressure. ठीक है, total vapor pressure of the solution. तो total vapor pressure of the solution is given by Pa0 into Xn plus Pb0 into Xb. और ऐसा कोई restriction नहीं है कि वहां पे सिर्फ एक कंपोनेंट हो, दो कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट होंगे वो ऐड होते जाएंगे. तीसरा आएगा C आएगा तो Pc0 into Xc. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, that is Veitch law, Rolle's law. क्लियर है सब लोग? तो ये हो गया रोल्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना. दोनों रोल्स लॉ है, एक का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से और दूसरे का स्टेटमेंट कल हमने लिखा डेल्टा P अपॉन P10. डेल्टा P लोअरिंग है. एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान में रखना डेल्टा P क्या है, लोअरिंग, मतलब पहले का ही ज्यादा है. पहले का मतलब कौन सा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम, अपॉन P10 is equal to X2. X2 is equals to N2 upon N1 plus N2. But for dilute solution, N2 plus N1 is equal to N1. And so it is given by W2 upon, N2 is given by W2 upon M2. And N1 is given by W1 upon M1. ठीक है, ध्यान में रखना. कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, ध्यान में रखेंगे पूरा फॉर्मूला. कुछ फायदा नहीं पढ़ा के, अगर आपको आता नहीं है तो हम अभी बैच नहीं है, बैच थोड़ी है ये. अब मैं एक्स्ट्रा मेहनत ले रहा हूँ रिजल्ट लाने के लिए. ठीक है, और रिजल्ट कब आएगा, मेरे पढ़ने से थोड़ी आएगा, मेरे पढ़ाने से रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी पढ़ाई करने से आएगा. ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ जिसको जिसको रिजल्ट आना है, घर को जाना है, फॉर्मूले लर्न करना है. आज जैसे मैंने पूछे रोज पूछूंगा फॉर्मूले. ठीक है, और नहीं आए तो खड़े रखूंगा बैच में. सब पता चाहिए, N2 क्या है, W2 क्या है, सब पता चाहिए. बराबर? ठीक है, और स्पेशली जो पढ़ाई करते हैं उनको भी पूछूंगा, जो नहीं करते उनको भी पूछूंगा, सबको पूछूंगा. ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं, अच्छा प्रिपरेशन होगा, है ना. चले सारे से समझ. तो दिस इज व्हाट डेल्टा P अपॉन P10, W2 एंड ऑल दिस थिंग्स. ये है, ये क्या है, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एंड दिस इज द रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट. लॉज, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, लॉज एंड रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लॉज रूल्स जिसको नाम है वो बस उसी पे पेपर आएगा. अब बाद में पूछेंगे सर वेरी इंपॉर्टेंट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट अभी से बता रहा हूं, जिसको नाम है उसका बहुत काम है, ये ध्यान में रखना. कोई भी सिलेबस, अपना केमिस्ट्री बाकी का सब्जेक्ट का मेरे को पता नहीं, वहां भी लगता हूँ कॉन्सेप्ट. क्या कॉन्सेप्ट है, जिसको नाम है उसका बहुत काम है. तो इसलिए उसका बहुत अच्छे से करके रखना उसको. रोल्स लॉ के स्टेटमेंट, ठीक है, हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट, 80% पेपर आपका इसमें से आएगा, लिख लो और चेक कर लेना. ठीक है, या तो उसके ऊपर का न्यूमेरिकल आएगा या स्टेटमेंट आएगा, कुछ ना कुछ आएगा. ठीक है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक. ठीक है, चला इसे सुनो. इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम है. केमिकल ट्विंस क्या है, नाम है. स्पेशल नाम है. केमिकल ट्विंस क्या है, नाम है. रोल्स लॉ क्या है, नाम है. ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ क्या है, नाम है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिसका नाम है उसका बहुत काम है, ध्यान रखेंगे सब लोग. तो ग्रेट कॉन्सेप्ट है, एकदम खतरनाक ग्रेट कॉन्सेप्ट. चलो आगे, अभी हमारा सेकंड टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर. कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर. रोल्स लॉ हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. अभी क्या है ऑस्मोसिस, आप सबने घर पे चने खाए होंगे. ठीक है, छोला भटूरा. ठीक है, अब भटूरे को जाने दो उधर, अपन छोला खाते. ठीक है, तो जब अपन चना खाते हैं तो घर में क्या करते हैं, उसको भिगोते. काम में भिगोते हैं,
पेट्रोल में कि पानी में? पानी में, ठीक है। तो जब हम उसको भिगोते हैं तो क्योंकि हमें खाने होते हैं, ठीक है, तो जब हम उसको पानी में भिगोते हैं तो पानी चने के अंदर ऐसा छान के हम उसको नहीं भिगोते। चने के अंदर मिट्टी रहती, अरे रहती ना, मिट्टी रहती, थोड़ी सी लकड़ियां रहती छोटी छोटी, वो सब अपन डायरेक्ट कहाँ में डाल देते हैं? पानी में। और जब पानी में डालते हैं तो उस चने के अंदर कौन जाता? पानी, बराबर। चने के अंदर कौन जा रहा? पानी। लेकिन मिट्टी जा रही क्या? लकड़ी जा रही क्या? कौन जा रहा? पानी। तो चने के ऊपर एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो किसी को जाने दे रहा है तो किसी को जाने नहीं दे रहा है, बराबर। किसी को परमिशन दे रहा है तो किसी को परमिशन नहीं दे रहा है। ऐसे मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन सा मेम्ब्रेन कहेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसके रहता है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहां पे है। अब क्या होगा? अब इसके अंदर कौन जा रहा? पानी। यहाँ पे सॉल्वेंट है, पानी कौन है? सॉल्वेंट। और चने का जो पार्टिकल है, चना जो है, चना, वो भी, उसके अंदर भी चने के पार्टिकल होंगे, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, और उसमें भी कुछ अमाउंट में ऑलरेडी पानी होगा। अरे होगा ना, कुछ तो होगा पानी, ठीक है। वो क्या फैक्ट्री में बना क्या? पेड़ कोई, सॉरी, किसको लगा खेत में ही आया ना वो, तो खेत को हम पिलाते हैं ना रोज, क्या पानी? तो वो खेत से ही आया, तो उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ अमाउंट में पानी होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स और पानी वहां पे भी है। तो चना, अकेला चना, ये चना अकेला क्या है? एक सोल्यूशन जिसमें चने के पार्टिकल सोल्यूट और पानी सॉल्वेंट, और इसको हमने फिर से काय में डाला? पानी में। तो ये पानी कौन है? यहाँ पे भी सॉल्वेंट। और ये चना क्या है? सोल्यूशन। चना क्या है? सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन है? चने के पाउडर और पानी का क्या है? सोल्यूशन। अब ये सॉल्वेंट काय में जा रहा? सोल्यूशन। काय में से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी का नाम है ऑस्मोसिस। क्या नाम है? ऑस्मोसिस। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? डू यू अंडरस्टैंड? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये हो गया ऑस्मोसिस। अब चना क्या करेगा? चना पीते जाएगा, पीते जाएगा, पीते जाएगा, रात भर पी रहा है। कौन? चना। क्या पी रहा है? पानी। अब ये फूटता जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, बराबर। फिर ये कंटेनर था, ऐसा बढ़ेगा, कंटेनर फूट जाएगा, ऐसा ऐसा होगा क्या? उसकी भी पीने की कुछ लिमिट है, अरे है ना, लिमिट में। सीखो उनसे, दे हैव द लिमिट्स, ठीक है। बट मैं इतना समझा रहा हूँ, कितने दिन से समझा रहा हूँ कि यार लिखो, लर्न करके लाओ, ये करके लाओ। आपको कोई लिमिट नहीं है गाली सुनने की। बोला कल से वैसे करेंगे, ठीक है। उनकी यार, उनकी लिमिट है, तो वो बेचारे पीते नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे? कुछ समय के बाद पीना स्टॉप करेंगे। क्या पी रहा था? पानी, ये डबके के अंदर का, ठीक है, या जो भी होगा कंटेनर। अरे ठीक है, नो डिस्कशन। डू यू अंडरस्टैंड? अब ऐसा क्या हो गया कि इसने पीना छोड़ दी, ठीक है। किसने? चने ने। अरे बराबर है ना। तो कोई भी ऐसा बिना कुछ काम के कुछ चीज छोड़ती नहीं। उसके ऊपर क्या आता है? प्रेशर। अरे क्या आता है? प्रेशर। तो चने के ऊपर भी क्या आया? प्रेशर। चने के ऊपर भी क्या आया? प्रेशर। जिसने, क्या हो रहा था चने के साथ? चने की कौन सी प्रोसेस हो रही थी? ऑस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस हो रही थी? ऑस्मोसिस। पानी अंदर जा रहा था चने के। अब इसलिए बोला पानी मत आ, ठीक है। तो क्या हो रहा? पानी आना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया।
पानी चने के अंदर आना बंद हो गया, मतलब क्या बंद हो गई? ऑस्मोसिस बंद हो गई। तो ये प्रेशर ने ऑस्मोसिस को क्या कर दिया? स्टॉप। ऑस्मोसिस को स्टॉप करने वाला प्रेशर, नाम रखा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या किया इस प्रेशर ने? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या कर दिया? स्टॉप। इसी का नाम रखा osmotic pressure. So what is the pressure? The pressure exerted on the solution which stop the flow of solvent into the solution through semi permeable membrane. ठीक है, it's called osmotic pressure and it is denoted by R. So what is this osmotic pressure? Do you understand? What is osmosis? Flow of solvent into the solution through semi-permeable membrane. It's called osmosis. ठीक है? It's called osmosis. And second is the which pressure? Osmotic pressure. ठीक आहे? मी जर कोणाचं नाव घेतलं आणि काही म्हटलं तर तुम्हाला माहिती आहे व्हिडिओ सगळे चाललेले आहे, बरोबर? आणि मी स्पेशली तो व्हिडिओ जास्त शेअर करायला लावेन. ठीक आहे? त्या गोष्टीची एक लक्ष ठेवा सगळेजण, बरोबर? स्पेशली नाव घेऊन तुमचं सत्कार करीन चांगलं. ठीक आहे? त्या व्हिडिओमध्ये आजीच्या व्हिडिओमध्ये कोणाचं नाव घेतलं नव्हतं. घेतलं होतं का तुमच्यापैकी कोणाचं? नाही. ठीक आहे, आता तुमचं नाव घेऊन मी सांगेन, म्हणून बरोबर लक्ष ठेवायचं. कोणता प्रेशर? ऑस्मॉटिक प्रेशर. कोणतं प्रेशर? ऑस्मॉटिक प्रेशर. कळलं? आता हे जे ऑस्मॉटिक प्रेशर आहे, ऑस्मॉटिक प्रेशरला आपल्या प्रेशर सारखंच कन्सिडर करायचं. आपलं प्रेशर कोणतं? पी. आज लहानपणी आपल्याला एक इक्वेशन शिकवलं गेलं, कोणतं? PV इज इक्वल्स टू nRT. याचंच नाव होतं कोणचं प्रेशर? कोणचं इक्वेशन? आयडियल गॅस इक्वेशन. मग एक सायंटिस्ट जी आले त्याचं नाव होतं व्हॅन टॉप. काय नाव होतं? व्हॅन टॉप. बरोबर? काय नाव होतं सायंटिस्ट जीचं? व्हॅन टॉप. ते म्हणे गॅसले जर अप्लाय होऊ शकते तर याला काऊन नाही होऊ शकत? आपण यालाही अप्लाय करून पाहू. आणि त्यांनी अप्लाय केलं आणि अप्लाय केल्यानंतर त्यांना जे रिझल्ट कशासाठी मिळाले? गॅस. तेच रिझल्ट त्याने कशासाठी मिळाले? सोल्युशन. लिक्विड आहे कशासाठी मिळाले? सोल्युशन. आणि म्हणून त्यांनी पी काढला, पाय लावला आणि बाकी जसं त्या तसंच ठेवलं. म्हणून मग इक्वेशन मिळालं पाय इंटू व्ही इज इक्वल्स टू nRT. ठीक आहे, पाय इंटू व्ही इज इक्वल्स टू nRT. आणि पायचं नाव आहे कोणचं प्रेशर? ऑस्मॉटिक प्रेशर. पायचं नाव आहे कोणचं प्रेशर? ऑस्मॉटिक प्रेशर. व्हीचं नाव आहे व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. लिहा, व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. N is the number of moles of solute. Number of moles of solute. R is the ideal gas constant. हे म्हणजे गॅस साठी आहे, आपल्यासाठी काही वेगळा काय नाही म्हणे, टेन्शन नका घेऊ. तोच 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक आहे, तुमचं टेन्शन कमी केलं त्यांनी. ठीक आहे, दुसरा ठेवला असता अजून एक लर्न करायला लागला असता. हेच तर लर्न करतो. ठीक आहे, तो 8.314 and T is the absolute म्हणजे actual temperature. absolute temperature. आणि त्याला कशाने डिनोट करतात? T. आणि युनिट काय आहे त्याचं? केल्विन. लक्षात ठेवा, या इक्वेशन मध्ये जर आपल्याला टेम्परेचर ठेवायचं असेल तर ते फक्त आणि फक्त कशात पाहिजे? केल्विन. ते डिग्री विग्री मध्ये जमत नाही. असं तर त्याला कन्वर्ट करायला लागते, बरोबर? मग इथे काय झालं? लिहून घ्या लवकर फॉर्म्युला. काय होत नाही, मी ह्युमन बिंगच आहे. ठीक आहे, दुसऱ्या ग्राउंड नाही आलो, तुमच्या सोबत राहा लागते. बघा इकडे, व्हॉट इज दिस? नंबर ऑफ मोल्स. ठीक आहे, पाय इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V. nRT अपॉन V. And this is the number of moles upon volume. Number of moles upon volume gives you concentration. And concentration is denoted by C. So pi is equal to CRT. Where this C stands for concentration of solution. ठीक है? C stands for concentration of solution. And you get this equation and this equation. These both equations are called which equation? Van 't Hoff equation.
Bank of जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। बैंक ऑफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन क्या आया? नाम आया। जिसका नाम आया उसका काम बहुत ज्यादा है, जिसको है नाम उसका है बहुत काम। ध्यान में रखना, नाम आया काम का है, बहुत काम का है। कौन सा इक्वेशन? बैंक ऑफ जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन, और इसी को कहते हैं बैंक ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? बैंक ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन, बैंक ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। ध्यान में रखेंगे, इसी को कहते हैं बैंक ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड? इसी को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, और वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं स्पेशली किसके? सोल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट RT अपॉन V। व्हाट इज द फार्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? N2 इज इक्वल टू पूरी बैच W2 अपॉन M2। कोणाचा फॉर्म्युला नाही लक्षात राहिला तरी चालेल, याचा तरी लक्षात ठेवायचा, N2 अपॉन M2, आणि हे व्हॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, आणि आपल्याला फॉर्म्युला मिळेल पाय। म्हणून या फॉर्म्युल्यावरून आपण एक गोष्ट शिकलो, पाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक आहे, आता हे वेगवेगळे फॉर्म्युले आपल्याला मिळतात। अशा प्रकारे जर तुम्हाला ऑस्मोटिक प्रेशर जर माहित असेल, सोल्यूटचं गिवन मास माहित असेल, R माहित असेल, R तर माहितच राहते, टेम्परेचर जर माहित असेल आणि व्हॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माहित असेल, तर तुम्ही कशाची व्हॅल्यू काढू शकता? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बरोबर? अशा प्रकारे आपण मोलर मास ऑफ सोल्यूट पण काढू शकतो बाय युजिंग द व्हिच प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। आता आपण 4 कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी शिकल्या कालपासून। ठीक आहे, तो दिस इज कंप्लीट अबाउट द युअर टॉपिक, दॅट इज व्हिच प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक आहे, आता आपण 4 कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी शिकल्या। सीपी म्हणजे कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी, नॉट द केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक आहे, पहिली कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी होती लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, व्हिच इज गिवन बाय डेल्टा P अपॉन P10, व्हिच इज इक्वल टू x2, व्हिच इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2 लिहायचं आहे। ठीक आहे, या फॉर्म्युल्यावरून तुम्हाला काय दिसतं? डेल्टा P अपॉन P10 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नाव आहे याचं रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक आहे, दुसरी प्रॉपर्टी कोणची आहे? हे म्हणून ही कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे। व्हाय इट इज द कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी? डू यू अंडरस्टँड? Because its value depends upon the number of particles of solute, इसलिए इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Which properties are called colligative property? The properties whose value depends upon number of particles। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, उनको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो डेल्टा P अपॉन P10 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, दूसरी, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया कौन? डेल्टा TB। चलो बताओ, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इनटू M, एंड M इज गिवन बाय N2 अपॉन W1 इन kg। ये भी कांस्टेंट ही है, तो ये भी काय को प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो सेकंड ये हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी है डेल्टा TF, and it is again given by Kf into N2 upon W1 in kg। तो ये भी third colligative property is also directly proportional to the number of moles of solute। और fourth colligative property है वो है क्या? Pi is equal to CRT। अभी फॉर्मूला लिखा N2 RT upon V, volume of solution। तो pi, this is the fourth colligative property, is also directly proportional to the number of moles of solute। अगर solute क्या हुआ? solute अगर हमने क्या किया? हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया, हमने solute NaCl लिया। क्या लिया बच्चों? NaCl लिया। अब मैंने एक मॉलिक्यूल लिया NaCl का और उसको सॉल्वेंट में डाल दिया। सॉल्वेंट क्या लिया? वाटर। अब सॉल्वेंट में उसको डाला, तो सॉल्वेंट पे गया तो पहले एक NaCl ऐसा पकड़ के डाला, तो कितना पार्टिकल था? एक। तो हम पुट अप वैल्यू क्या करेंगे? N2 की वैल्यू कितने मोल रखेंगे? 1 मोल, बराबर। लेकिन जब वो सोल्यूट सॉल्यूशन में गया, तो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो गया? टूट गया, और क्या बन गया? Na पॉजिटिव
Cl नेगेटिव। अब अंदर जाके पार्टिकल कितने बन गए? 2। हम तो सोच के यहाँ पे वैल्यू कितने पार्टिकल की रखी? 1। और अंदर काम कितने कर रहे हैं? 2, है ना? अंदर काम कितने कर रहे हैं? 2। तो इसीलिए अंदर जो वैल्यू मिलेंगी हमें इन सब की, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब की अभी हमारे पास 2 वैल्यू मिलेंगी। हम सोच के चलेंगे यहाँ पे कितना आना चाहिए? 1, बराबर। और वहां पे काम कितने कर रहे हैं? 2। अरे समझ रहे हो आप? इसलिए वहां की जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व वैल्यू मिलेंगी और हम थ्योरेटिकली वैल्यू पुट करके निकालेंगे, वो दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगी। दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगी, बराबर। तो इसीलिए वहां पे कितनी टाइप की वैल्यूज मिलेंगी हमें? इनकी 2 टाइप। एक थ्योरेटिकल जो हमने डाला ऊपर से NaCl 1 डाला, तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या पुट अप करेंगे? 1। और प्रैक्टिकली वहां पे जाके कितने पार्टिकल कर रहे? 2। क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल। एग्जांपल बताता हूँ, क्या है? तो ऐसे एकदम सिकड़े हुए, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बारीक बारीक एकदम 2 भाई थे, ठीक है। अब क्या हुआ, उनको एडमिशन लेना था इंस्टीट्यूट में, तो वो आए ना, तो ऐसा बड़ा सा एक कपड़ा पहन के आए थे और एक छुप गया था उसके ड्रेस के अंदर। अब कैसे क्या, डोंट वरी, ठीक है। आ गए थे, अब आए तो फीस कितने की ली? 1 की। और अंदर जाके क्या हो गया? सेपरेट हो गया। अंदर से पढ़ेगा कैसे, ठीक है। तो अंदर जाके क्या हो गया? सेपरेट। तो अभी जो भी टीचर को हमें पेमेंट करना पड़ेगा, क्या के लिए? जो भी स्टूडेंट बैठे, अब वो कितने स्टूडेंट के पैसे लेंगे? 1 के लेंगे। बाहर काउंटर पे कितने के भरे? 1 के। लेकिन अंदर जाके गिना, वो तो निकल जाएंगे ना बाहर अभी। तो अभी पार्टिकल कितने मिलेंगे? 2। तो जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे उनको पेमेंट कितने का करना पड़ेगा? 2 का। और आया कितने का? 1 का, बराबर। तो प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व किया टीचर ने, अरे तो 2 है और पेमेंट तो कितने का है? 1। तो 1 कौन है? थ्योरेटिकल। 1 वैल्यू क्या है? थ्योरेटिकल। और ऑब्जर्व कितनी है? 2। तो कितनी टाइप की वैल्यू मिली? 2। प्लीज कलेक्शन कितने टाइप की वैल्यू मिली? 2। One is a theoretic, another is a object. Are you understanding? Same is the conditioning. डाला कितना था? 1। अंदर जाके कितने होंगे? 2। तो इनकी वैल्यूज क्या होंगे? कम बैक। वहां पे NaCl ऐड कितने किए थे? 1 मोल। और अंदर जाके कितने हो गए? 2 पार्टिकल हो गए। 2 क्या हो गए? पार्टिकल। और इसलिए पार्टिकल के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है, और इसीलिए के ऊपर पार्टिकल। तो इसलिए कितनी टाइप की वैल्यू मिलेंगी? 2। कौन सी? 1 ऑब्जर्व और 1 थ्योरेटिकल। सो सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कितनी टाइप की वैल्यू होती है? 2। 1 ऑब्जर्व और 1 थ्योरेटिकल। एंड अभी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने हैं? 1। लेकिन ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने हैं? 2। तो इसीलिए हमारे पास कितने टाइप के मोल्स हैं? 2 टाइप के। एक है ऑब्जर्व और एक है थ्योरेटिकल। इन दोनों के रेशियो को ही हम कहते हैं कौन सा फैक्टर? Van 't Hoff factor. So what is Van 't Hoff factor? Do you understand? So we have this term, that is which factor? Van 't Hoff factor. Van 't Hoff factor is denoted by I, and it is given by observed number of moles. Observed number of moles of solute. Observed number of moles of solute. First लिखना है, observed number of moles of solute is denoted by N2 observed upon theoretical number of moles of solute. Theoretical number of moles of solute, that is what? N2 theoretical. तो इस तरह हमारे पास I का फॉर्मूला मिला, I is equal to N2 observed upon N2 theoretical. और इसीलिए हमारे पास हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की हो गई? 2। कौन सी? 1 ऑब्जर्व और 1 थ्योरेटिकल। अब हमारी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी भाई। हमने वहां पे काउंटर पे देखा रिसीव बुक में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। तो नोट्स कितने बच्चों की निकालेंगे? 20। और पार्टने आए तो कितनी लगेंगे? 21 रहेगा। तो 21 नंबर ऑफ नोट्स चेंज हो गई, अरे है ना? नंबर ऑफ नोट्स क्या हो गई? चेंज। अब उस दिन एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सिलेक्शन किया था, तो बोले आज समोसे बांटेंगे। वहां पे देखा कितने बच्चों की एंट्री थी? 20।
और समोसे खाए कितने इधर 21। अरे क्या हो रहा है यार। तो हर एक प्रॉपर्टी क्या हो गई चेंज। क्या चेंज होने से नंबर ऑफ मोल्स। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या हुआ कि कितने टाइप के हैं दो, एक है ऑब्जर्व और एक है थियोरेटिकल। तो वन इज द N2 ऑब्जर्व एंड अनदर इज द N2 थियोरेटिकल। ठीक है, तो N2 ऑब्जर्व अपॉन N2 थियोरेटिकल इज गिवन बाय I। तो वंस मोर I is equals to N2 observed upon N2 theoretical. I is equal to N2 observed upon N2 theoretical. So it is given by delta P observed upon delta P theoretical. That is observed lowering of vapor pressure upon theoretical lowering of vapor pressure. उसी तरह delta TB observed upon delta TB theoretical. उसी तरह delta T up observed upon delta T of theoretical. ठीक है, that is the observed lowering of scan depression in freezing point upon theoretical depression in freezing point. और लास्ट वाला आएगा क्या pi observed upon pi theoretical. ठीक है, और लास्ट में आप सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलर मास नीचे है। मोलर मास का है नीचे। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है आप देखेंगे हर एक केस में मोलर मास कहाँ है नीचे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हर एक केस में मोलर मास कहाँ आएगा नीचे। अब मोलर मास किसको कहते हैं यार, मोलर मास कहते हैं वन मोल सब्सटेंस का मास। बराबर कितने का मास 1 मोल सब्सटेंस का मास। तो यहाँ पे मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये सारे डायरेक्टली थे। तो ऑब्जर्व वाला कहा था ऊपर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑब्जर्व्ड। ठीक है, कौन सा मास मोलर मास ऑब्जर्व्ड। और इसीलिए इट इज गिवन बाय द फार्मूला। इसी फार्मूले को कंटिन्यू करेंगे। M2 ऊपर क्या आएगा थ्योरेटिकल अपॉन M2 ऑब्जर्व्ड। बाकी सब में ऑब्जर्व ऊपर थ्योरेटिकल नीचे सिर्फ। ठीक है, ऑब्जर्व ऊपर थ्योरेटिकल नीचे। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूले में एक हमारा रिलेशन रहा है अल्फा इज इक्वल्स टू, कर दूं 5 मिनट का रिलेशन है। ठीक है, आई नो थोड़ी सी टेस्ट लेट की थोड़ा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, देखो बहुत इजी है, बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देखो बता दूं आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक, कितने लोगों की टेस्ट है कैसे जी बायोलॉजी आई डोंट नो यार। अरे एडजस्ट कराना हो आले तर पाहिजे सगळे। कसं करायचं मग घेऊन एक काम करता तुम्ही ऑनलाईन पाहून देता जा टेस्ट बघा इकडे। हाँ ध्यान दो भी इधर बेटा। अभी अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स और ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कितने टाइप के हैं दो, एक है ऑब्जर्व और एक है थ्योरेटिकल। अब मैं एक इक्वेशन कंसीडर करता हूं। समझो मेरे पास एक कंपाउंड है AXBY। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई भी रहता है, जैसे मैं कोई भी AXBY किसके साथ कंपेयर करेंगे CA3PO4/2। ये जब टूटता है तो Ca कितने बनते हैं 3, Ca डाई पॉजिटिव और PO4 ट्वाइस PO4 ट्राई नेगेटिव। बराबर, तो यहाँ पे पार्टिकल डाला कितना 1 और बने कितने 3 और 2 5। तो ये जो टोटल बने उसको कहते हैं N डैश। क्या है ये N डैश। जैसे NaCl डाला कितना 1 और बने कितने 2, तो उसका N डैश कितना हो गया 2। हाउ टू फाइंड आउट द N डैश, डू यू अंडरस्टैंड। पार्टिकल ऐड कितने किए 1, सबके एक ही पार्टिकल ऐड करेंगे, लेकिन उसके बाद उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होने के बाद उसके कितने पार्टिकल बनते हैं उसको क्या कहते हैं N डैश। तो आपको इन सबका N डैश यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलो बोलो Ca3PO4 3 + 2 5, तो N डैश इज इक्वल टू 5। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है N डैश ही पूछ लेते कभी कभी। तो अणु कितना है 1, Cl कितने हैं 3, 1 + 3 4,
ये बनता है Al ट्राई पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। MgCl2 बताओ Mg कितना है 1, Cl कितने हैं 2, तो क्या होगा 1 प्लस 2 3 हो गया Mg डाई पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। निकाल पाएंगे N डैश? N dash is the sum of total number of ions produced by the dissociation of how much mole? 1 mole of electron light। ठीक है, तो ये हो गया N dash। निकाल पाएंगे 3 और 2 5, 1 और 3 4, इधर 1 और 2 3। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं N dash। क्लियर है? अब N dash निकल गया, मिटा दूं इसको, तो अभी N dash निकल गया है ना, 5 मिनट है ना, बोले नहीं अरे ट्यूशन नहीं है ना, कौन सी है बायोनिक्स नहीं है ना, मगर जंजिया देता। हाँ, तो N dash क्लियर है। अभी चलो आगे, बहुत इजी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है? फिर से एक बार, Ca3PO4/2 फर्स्ट थ्राइस Ca डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस PO4 ट्राई नेगेटिव AXBY। फर्स्ट XA पता नहीं कितना पॉजिटिव, M पॉजिटिव, Y B M नेगेटिव। तो M डैश बताओ। फर्स्ट N डैश 3 + 2 यहाँ पे X + Y, N डैश कितना आ गया X + Y। समझ गए? तो N डैश है, यहाँ पे ध्यान में रखना, N डैश इज इक्वल टू X + Y। टाइम T इज इक्वल टू 0। टाइम T इक्वल टू 0 मतलब जब बाहर है, अभी अंदर उसको पानी में डिसॉल्व नहीं किया, तो टाइम T इक्वल टू 0 पे हमने इसके कितने मोल्स लिए M लिए, तो एक भी नहीं टूटा था, तो कितने कितने बने थे 0। लेकिन आफ्टर टाइम T इसमें से I consider alpha is the degree of dissociation which is given by number of moles dissociated upon total number of moles taken। तो total number of moles कितने लिए M बराबर, अब टूटे कितने X नहीं लेते, क्या ले लेते P टूटे, समझो number of moles dissociated P और number of moles taken M। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया P/M। ठीक है, P/M। तो P इज इक्वल टू M अल्फा, P इज इक्वल टू M अल्फा। तो बताओ, यहाँ पे मैं कहता हूं कि 10 दिए थे, 10 में से 3 टूटे, तो बचे कितने 7। 10 लिए थे, 10 में से 3 टूटे, तो 10 - 3 इज इक्वल टू 7। M लिए थे, टूटे कितने P, that is M अल्फा, तो बचे कितने M - P, that is M - M अल्फा। M माइनस ये बचे हैं, ये टूटे नहीं, कितने बचे थे यहाँ पे 7। अभी इधर ध्यान देंगे, यहीं पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कितने लिए थे पार्टिकल 10, टूटे कितने 3, तो बचे कितने 7, बचे कितने, टूटे कितने से 3। जब इसका एक टूटता है तो इसके कितने बनते हैं 3, तो 3 टूटे तो कितने बनेंगे 9। कैसे निकाला 3 × 3 बराबर, टूटे कितने, जब एक टूटता है तो कितने बनते हैं, तो 3 टूटे तो 6, 2 × 3। समझ गए? ये है किसके पार्टिकल, इसके, तो इसके कितने टूटे P मतलब M अल्फा, तो इसके कितने बनेंगे X × और इसके, अब वहां पे टोटल पार्टिकल कितने हैं, थे कितने 10, टूटे कितने, तो अनटूटे कितने बचे 7, तो टोटल पार्टिकल अनटूटे कितने हैं 7। इसके कितने बने थे 6 और इसके कितने बने हैं 6, सॉरी 9। तो टोटल पार्टिकल अभी वहां पे कितने हैं 7 and 6 13 and 9 22 बराबर। यहाँ पे अभी टोटल पार्टिकल कितने हैं, ये कितने 7, ये कितने से
और ये कितने 6, सबको क्या करेंगे ऐड। अब इतने ऑब्जर्व है, थ्योरेटिकली इतने ऐड किए थे लेकिन ऑब्जर्व कितने थे 22। यहाँ पे भी थ्योरेटिकली कितने ऐड किए थे यम, लेकिन ऑब्जर्व अभी कितने हैं, ये तीनों का सम। तो ये तीनों का सम करेंगे, क्या मिलेगा m माइनस m अल्फा प्लस x इंटू m अल्फा प्लस y इंटू m अल्फा। सबको क्या करेंगे भी ऐड करेंगे। इट इज द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स और m इज द व्हिच मोल्स थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी इसको ऐड करेंगे तो m तो है, ठीक है, m यहां से m अल्फा कॉमन ले लेते हैं, m माइनस m अल्फा प्लस यहां से क्या कॉमन लिया m अल्फा, अंदर क्या बचा x प्लस y, बट x प्लस y इज इक्वल टू n डैश, ठीक है। तो m है यहाँ पे क्या लिखूं, पहले m अल्फा ये वाला लिखा, ये कौन है n डैश माइनस ये क्या है m अल्फा। समझे कैसे, पहले m लिखा, पहले इसको लिखा तो क्या था ये प्लस m अल्फा, x प्लस y की वैल्यू n डैश माइनस m अल्फा। अब क्या आएगा m प्लस यहाँ का m अल्फा, यहाँ का m अल्फा कैंसिल नहीं, कॉमन, फिर बचा क्या n डैश माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ m ऑब्जर्व, m ऑब्जर्व, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा m कॉमन निकला, क्या मिला 1 प्लस अल्फा इंटू n डैश माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ m ऑब्जर्व, बराबर। अब m ऑब्जर्व को मैं इसके नीचे ले जाऊं, m क्या होगा m ऑब्जर्व अपॉन m इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n डैश माइनस 1। But observed number of moles upon theoretical number of moles is nothing but Bantoff factor, which is given by I. I is equals to 1 plus alpha n dash minus 1. 1 को उधर लिख दिया, क्या हो गया I minus 1 alpha into n dash minus 1. तो alpha is equals to I minus 1 upon n dash minus 1. We get this relation. Alpha is equals to I minus 1 upon n dash minus 1। इस तरह ये रिलेशन है। कोई स्टेप अगर नहीं समझी होगी तो पूछो, I explain it, otherwise directly you can keep in your mind this formula। Alpha is equals to I minus 1 upon n dash minus 1। क्या फॉर्मूला है, सब बोलेंगे once more। Alpha is equals to I minus 1 upon n dash minus 1। तो इस तरह हमने ये कंप्लीट किया है। कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और कल आपका 100% आपका टॉपिक खत्म। कल शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support, an under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।